के बारे में हमने कल आपको बताया था। सबसे पहले समझे कि प्रकाश वस्तु प्रभाव होता है क्या, किसने खोजा था, किसने इसके अध्ययन को आगे बढ़ाया। तो अगर बात करें प्रकाश वस्तु प्रभाव की खोज की, तो खोज करने वाले वैज्ञानिक नाम था हेनरिच आर्नस्ट, और हार्वर्स और लेनार्ड ने इस अध्ययन को आगे बढ़ाया था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश वस्तु प्रभाव की खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, तो आपका जवाब होगा हेनरिच आर्नस्ट, और इन्होंने खोजा था और हार्वर्स और लेनार्ड ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। ये आपका एक उपकरण है, इसमें धातु के दो प्लेट हैं, एक प्लेट का नाम कैथोड दिया गया, एक प्लेट का नाम एनोड दिया गया। जैसे ही कैथोड पर हम परावैल्यूनिक किरण डालते हैं तो क्या देखा गया कि कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाएंगे, तो जो एमिटर लगा हुआ है ऐसे विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अगर विक्षेप उत्पन्न हुआ है तो 100% क्या धारा प्रवाहित होगी। और फिर क्या किया, परावैल्यूनिक किरण डालना बंद कर दिया गया। जैसे ही परावैल्यूनिक किरण डालना बंद कर दिया गया तो धारामापी में विक्षेप भी रुक गया। धारामापी विक्षेप रुक गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि धारा बहना बंद हो गई। तो अगर प्रकाश वस्तु प्रभाव की परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हो, जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वस्तु प्रभाव कहते हैं। जैसे हमने कैथोड पर प्रकाश डाला, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाने लगे, एनोड की ओर जाने, यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगा। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनका नाम दिया गया प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और जो सर्किट में धारा प्रवाहित हुई उसका नाम दिया गया प्रकाश धारा। इतनी बात आपको मेरे समझ आ जानी। अब हमने क्या देखा कि इस वोल्टेज का, इस जो बैटरी है इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी थोड़ी है, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। जैसे ही हमने इस 20 वोल्ट को आगे बढ़ाया, यानी बैटरी का जैसे हमने विभवांतर बढ़ाया, तो जैसे हमने विभवांतर बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि धारा की मान में बढ़ोतरी हो गई। हम पोटेंशियल और बढ़ाते गए धीरे धीरे, तो धारा के मान में और वृद्धि होती है। लेकिन कंडीशन ऐसी आई, एक कंडीशन ऐसी आई कि फिर आप विभवांतर चाहे जितना बढ़ा लो, धारा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धारा आपकी कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। इसी को बोलते हैं संतृप्त, इसी को बोलते हैं संतृप्त धारा। बात क्या क्लियर हुई। अब हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने क्या, इस बैटरी को उल्टा जोड़ दिया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर लिया और नेगेटिव इधर कर लिया, अर्थात इसका उच्च सिरा इधर कर लिया और निम्न सिरा इधर कर दिया। अब बैटरी को हमने ऐसा जोड़ा, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, यानी बैटरी को सिरे को हमने बदल दिया। बैटरी अब देखो कैथोड था आपका किस जुड़ा था, निम्न सिरे से, और एनोड जुड़ा था आपका बैटरी के उच्च सिरे से। अब क्या हुआ, इसको मैंने बदल दिया। जैसे हमने बदला तो क्या देखा है, कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे, फिर वो जाना बंद हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की गति कर रहे थे वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो धारा के मान में गिरावट हो जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि कैथोड से कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर नहीं पहुंच रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है तो मतलब क्या हुआ, धारा के मान में बिल्कुल कमी होगी, धारा शून्य हो गई। तो जिस विभव में धारा का मान शून्य हो जाता है उसी विभव का बोलते हैं निरोधी विभव। उसको भी नोट से लिखा जा सकता है। हमारी बात यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जिस विभव में धारा का मान शून्य हो जाए उसी विभव का नाम होता है निरोधी विभव। अब एक बात समझिएगा, ये मान चलो कोई धातु है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर घूम रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हैं। इनको निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे हमने प्रकाश डाला तो क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर घूम रहे हैं, उत्सर्जित होकर पृष्ठ पर आ जाते हैं। तो यहाँ से कुछ परिभाषा बनती कार्यफलन की। कार्यफलन को फाई से डिनोट किया जाता है। कार्यफलन को फाई नॉट लिख देते हैं या फाई लिख देते हैं। तो कार्यफलन की परिभाषा क्या हुआ, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को केवल उत्सर्जित कर सके। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझो, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और कोई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी।
और जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ है उस इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक पहुंचने की कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो कार्य की परिभाषा है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। इसको पाई से लिखते हैं, कहीं कहीं W लिखा है। इसका फार्मूला होता है W बराबर h म्यू नॉट। h म्यू नॉट, h क्या है बच्चों? यहाँ h है आपका प्लांक नीता। h क्या है? प्लांक नीता। और जो आपकी म्यू नॉट लिखा है ये क्या है आपकी? ये देहली, जो म्यू नॉट है ये आपकी देहली आवृत्ति। म्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति। कार्बन की परिभाषा समझ में आई? कार्बन का मतलब क्या हुआ? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। लिखा W से जाता है। W बराबर क्या होता है? h। अगर मात्रक की बात करते हैं तो उसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होना चाहिए? देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होना चाहिए? देखो, इसे हमने इस परावैंगिक प्रकाश डाला हुआ है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित आवृत्ति होगी। एक निश्चित आवृत्ति होगी। अगर उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालो, अगर उस आवृत्ति से आप कम आवृत्ति का प्रकाश डालोगे तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा की हम बात करें तो कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। उसको म्यू नॉट से लिखा जाता है। अब बात आती है देहली तरंग की। देहली तरंग को लैम्डा नॉट से लिखा जाता है। फॉर्मूला होता है लैम्डा नॉट बराबर होता है c अपॉन म्यू नॉट। लैम्डा नॉट बराबर होता है c अपॉन म्यू नॉट। देखिए, परिभाषा हमने बताया था कि देहली आवृत्ति की परिभाषा हमने आपको समझाया था कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। इसका मान न्यूनतम लिया था बच्चों, तो इसका मान अधिकतम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देहली तरंग की परिभाषा क्या होना चाहिए? देहली तरंग की परिभाषा होना चाहिए आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग। यहाँ पर बच्चों न्यूनतम, तो यहाँ पर अधिकतम। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग जो धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं देहली तरंग। इसको लैम्डा नॉट से लिखा जाता है और लैम्डा नॉट बराबर होता है c अपॉन म्यू नॉट। मान लीजिए कोई धातु है और प्रत्येक प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक आवृत्ति का निश्चित मान होता है। यानी प्रत्येक प्रकाश संवेदी पदार्थ की एक अपनी आवृत्ति होती है, और अगर उस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हमने परावैंगिक प्रकाश डाला, परावैंगिक प्रकाश डाला तो कोई जरूरी नहीं है कि धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन निकले ही, कोई जरूरी नहीं है। अगर ये प्रकाश की आवृत्ति जो प्रकाश संवेदी पदार्थ की आवृत्ति है उससे नीचे आवृत्ति का प्रकाश है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। बात समझ आई? यानी एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालो तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, और एक जो निश्चित आवृत्ति होती है उतनी आवृत्ति में प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसी आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। अब इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर होती है, इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर होती है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये समझने वाली बात है। जो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, ना कि आवृत्ति पर। और तीव्रता का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन। अब हुआ क्या? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है बच्चों? वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात पहली बात कि प्रत्येक प्रकाश संवेदी पदार्थ की निश्चित आवृत्ति होती है, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश डालने से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। और जो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। और अगली बात क्या है? जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अर्थात आवृत्ति बढ़ा देने से, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और अगली बात क्या है बच्चों? अगली बात क्या है? जैसे कि आप धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालोगे, जैसे ही धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालोगे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत ही चालू हो जाएगा। तो पहला नियम आप ले सकते हो कि निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने से पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अगर उस निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। दूसरी बात क्या लिखा हमने? जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है वो तीव्रता के अनुपाती होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर है वो आवृत्ति में नहीं होती निर्भर, वो किस नंबर से? तीव्रता। और तीव्रता का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन।
और अगली बात क्या लगाई, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति में निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीव्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए, तीव्रता की कितनी भी बढ़ा दी जाए, लेकिन उसकी करंट एनर्जी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगली बात है कि जैसे ही हम प्रकाश डालते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कि बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। इनका कार्य फलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस कथन की व्याख्या सुनो, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनिए। ये लिखा हुआ है कि सीरियम धातु का सीरियम धातु का कार्य फलन है वो आपका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है बच्चों? बहुत गौर सुनना सब। क्वेश्चन में लिखा था सीरियम धातु का कार्य फलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कथन की व्याख्या कीजिए। हम आपको एक बात और समझाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कार्य फलन का क्या होता है? मात्रा होता है। इसको जनरली हम फाई लिख लेते हैं या फिर क्या लिख लेते हैं? डब्ल्यू लिख लेते हैं। परिभाषा में आपको समझाया था, परिभाषा में क्या लगाया था कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के परस्पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके। और सीरियम धातु का दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सीरियम धातु से आपको इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, अगर आपको सीरियम धातु से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो जो फोटॉन डालेंगे उस फोटॉन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। बात क्या भाई कि जो हम प्रकाश डालेंगे, जो फोटॉन डालेंगे, उन फोटॉन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का फोटॉन है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। विस्मित का कार्य फलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रत्येक 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले 2 फोटॉन विस्मित पर गिराए जाते हैं तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित है। प्रश्न का मीनिंग है कि विस्मित का कार्य फलन है, सब लोग विस्मित का जो कार्य फलन है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विस्मित का जो कार्य फलन है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या किया, विस्मित धातु पर 2 फोटॉन डाले। कितने डाल दिए? 2। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, क्या विस्मित धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? कार्य फलन 2.5। परस्पर इलेक्ट्रॉन निकालने की, परस्पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कार्य फलन के बराबर तो चाहिए, कम बिल्कुल नहीं हो सकती है, बराबर बिल्कुल चाहिए तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और विस्मित के 2.5 चाहिए। हमने 2 फोटॉन डाल दिए, 1.5 के 2, तो इनकी एनर्जी 3 हो जाना चाहिए। 2.5 से 3 ज्यादा हो गई तो यहाँ से मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकलते। क्यों? हमने आपको समझाया कि एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी देता है। एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि 2 फोटॉन मिलकर एक को, ऐसा नहीं। एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। तो इसकी ऊर्जा 1.5 एक थी और एक इलेक्ट्रॉन निकलने को ऊर्जा चाहिए आपकी 2.2 कम है। आंसर क्या हुआ? आंसर होगा कि विस्मित धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक फोटॉन